दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं, जिस वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती गहराने की आशंका अब और बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग को चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जुलाई के दौरान चीन की मैन्युफैक्चरिंग में ही गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई में चीन की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 49 रह गई है। 50 से नीचे पीएमआई जब भी आता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। चीन के बैंकों के कर्ज लगातार डूब रहे हैं और बैंकों में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इस साल जनवरी से जून के दौरान 29% ज़्यादा बॉन्ड जारी किए गए हैं। आर्थिक सुस्ती की वजह से चीन का रियल एस्टेट सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सर, चीन की अर्थव्यवस्था के ताजे आंकड़े क्या बता रहे हैं? पीएमआई का एक हमने जिक्र किया, इसके अलावा और जो ताजे आंकड़े वो क्या संकेत दे रहे हैं? शुभम, चीन से मतलब दुनिया को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आती दिखाई दे रही, जो दिख रहा है, और इसका असर आज हमने बाजार में देखा। यह माना जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था इस साल कम से कम 5.5% यानी 5.5% की आर्थिक विकास दर हासिल कर लेगी, जो कोविड के असर और बाकी चीज़ों के बाद भी एक ऐसा स्तर था जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से रोका जा सकता था। चीन की थर्सडे को पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग थी, कम्युनिस्ट पार्टी की जो टॉप डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। उसमें चीन के राष्ट्रपति की तरफ से इस 5.5% के लक्ष्य का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि चाइना ज़ीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा है, लॉकडाउन्स को फॉलो कर रहा है, और उन्होंने जिस वाक्य का इस्तेमाल किया वो ये था कि चाइना विल स्ट्राइव टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। यानी कहीं ना कहीं चीन की सरकार और चीन का पॉलिट ब्यूरो ये मान रहा है कि 5.5% की आर्थिक विकास दर इस साल संभव नहीं है। और जैसे ही ये चीज़ आई, वैसे ही आपको हमने पूरी दुनिया के बाजारों में, कमोडिटी बाजारों में खासतौर पर उथल पुथल देखी, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद मंदी से उबरने की इस बात पर निर्भर थी कि चीन अगर 5.5-6% के आसपास की आर्थिक विकास दर दर्ज करता है, तो चूंकि चीन दुनिया में डिमांड की सबसे बड़ा मैग्नेट भी है और सप्लाई का सबसे बड़ा मैग्नेट भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, पूरी दुनिया मंदी में तो खिसकेगी, पर बहुत गहरी मंदी आने की गुंजाइश नहीं होगी। और इसलिए आज हमने कमोडिटी बाजार में गिरावट देखी। कच्चे तेल की कीमतें जो पिछले हफ्ते तक $108-109 के आसपास थी, उनमें तेज गिरावट देखी। तो अब एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है यहाँ से शुभम, कि चीन की सरकार मान रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी में इस साल वो आर्थिक विकास दर दिखाई नहीं देगी, और बाजार इसके लिए या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को इस नई सच्चाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आईएमएफ का जो रिव्यू आया था पिछले हफ्ते, उसमें आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गिरावट या मंदी के अनुमानों को चीन में 5.5% का लक्ष्य न हासिल करने की संभावना पर ही केंद्रित किया था। तो इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी की संभावना और ज़्यादा गहराएगी चीन के इन आंकड़ों के बाद। सर, क्या सारा संकट रियल एस्टेट से निकल रहा है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती दिख रही है? हाँ, इस समय चीन का सबसे बड़ा संकट रियल एस्टेट से आ रहा है। उसकी वजह हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, पर चीन में जो बड़ी क्राइसिस बिल्ट हो रही है वो रियल एस्टेट से आ रही है। हम एक आंकड़े पे ध्यान देना चाहते हैं, जो एक दिलचस्प आंकड़ा हमारे पास है, कि चीन के जीडीपी में वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा करीब 30% है, 29% के आसपास है, यानी करीब $4 ट्रिलियन का रियल एस्टेट सेक्टर है। कोविड के लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में दो बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। पहली बड़ी समस्या पैदा हुई कि वहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपने मकानों का निर्माण बंद कर दिया। जब मकानों का निर्माण बंद कर दिया तो वहाँ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि नो कंस्ट्रक्शन नो मॉर्टगेज, यानी उन्होंने अपने मॉर्टगेज पेमेंट्स रोक दिए। अब जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्होंने अपना निर्माण इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लगभग 80 सिटीज़ हैं ऐसे जहां पर 200 प्रोजेक्ट फंस गए हैं, जिन पर काम बंद हो चुका है। उन्होंने इसलिए काम बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पीछे से कर्ज नहीं मिल रहा था। एवरग्रांडे के साथ ये समस्या शुरू हुई थी, जो बड़ी चर्चित समस्या थी। और नो मॉर्टगेज का दबाव इसी जून में एवरग्रांडे पे शुरू हुआ। धीमे धीमे ये फैलते हुए वापस पहुंच गया। हमने जून और जुलाई के महीनों में चीन में घरों की डिमांड में एक छोटी सी बढ़ोतरी देखी थी जून के महीने में, लेकिन जुलाई में फिर ये टूटकर वापस नीचे आ गई है। इस रियल एस्टेट सेक्टर में हालांकि चीन की सरकार ने एक बड़ा बेल आउट पैकेज दिया है। ये कोशिश की है कि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को बचाया जा सके, लेकिन जितना कंट्रक्शन हमको रियल एस्टेट में दिखाई दे रहा है, उस वजह से चीन के जीडीपी पर गहरा असर पड़ने की संभावना। और इस चीन की ये रियल एस्टेट की क्राइसिस अगर चीन में अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर और तेज और नीचे जाती है, तो फिर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की क्राइसिस और ज़्यादा गहरी हो सकती है, क्योंकि चीन के लगभग 70% वेल्थ
चीन के लोगों की रियल इस्टेट में इन्वेस्टेड है। चीन की 70% सेविंग से वेल्थ रियल इस्टेट में है और वहाँ के बैंक के लोन बुक्स में रियल इस्टेट का हिस्सा 40% से ज़्यादा है। तो ये पूरा पिक्चर है जिस पिक्चर के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी दरार बनती दिखाई दे रही है। ये बड़ा नंबर है कि अगर रियल एस्टेट दिक्कत में है तो चीन के लोगों की 70% सेविंग, बैंकों का 40% लोन और जीडीपी का 30% हिस्सा दांव पर लगा है। सर, इस आर्थिक माहौल में जब एक तरफ सुस्ती है, एक तरफ संकट गहराता जा रहा है, राजनीतिक माहौल कैसा बनता दिख रहा है आपको? क्या संभावनाएं वहां दिख रही हैं शी जिनपिंग के लिए? शी जिनपिंग अपने तीसरे टर्म की तैयारी में है, जो कि चीन के ताज़ा इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हालांकि शी जिनपिंग को तीसरा टर्म मिलने में खतरा नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा आर्थिक माहौल या परिदृश्य शी जिनपिंग ने कोविड से पहले तैयार किया था, उसमें बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोविड से पहले शी जिनपिंग अपने अगले टर्म के लिए चीन को एक प्रॉस्पेरस कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, जीडीपी को नापने के तौर पर सामने लेकर आ रहे थे। जीडीपी को नापने के तरीके बदलकर उन्हें लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने, उनकी ऊर्जा की खपत बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन कोविड और कोविड के बाद इस मंदी ने उनके इस पूरे आर्थिक आकलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है और इसलिए अब वो अर्थव्यवस्था में स्टेटस को मेंटेन करके ग्रोथ मेंटेन करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ती हैं तो फिर चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर गतिविधियों को तेज करना और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को झेल पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और बात यह कि अगर चीन की डिमांड में एक सीमा से अधिक गिरावट आती है तो फिर शी जिनपिंग के लिए, और चीन में अगर जॉब्स में तेज़ी से गिरावट आती तो शी जिनपिंग के लिए फिर चीन में राजनीतिक मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी में उन्हें दोबारा जीत हासिल होने की पूरे संकेत हमें विशेषज्ञों विश्लेषकों से मिल रहे हैं।